अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे एंड टुडे इज द सुपर संडे फॉर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 डबल हेडर्स। ये पहला डबल हेडर है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का और इस वक्त एक मज़ेदार मुकाबला जारी है। दो ज़बरदस्त टीम्स के अगेंस्ट, एक तरफ मुल्तान सुल्तान है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मुल्तान में ये मुकाबला इस वक्त जारी है और उसकी अपडेट तो हम आपको देंगे। साथ ही साथ कल हुआ एक और मैच और पता नहीं क्या करना पड़ेगा कराची किंग्स को जीतने के लिए, क्या करें वो कि कराची किंग्स जो है वो जीतना शुरू हो जाए। सो बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, अभी जो मैच चल रहा है करंटली, और उसके बाद फिर कराची में होगा मुकाबला दी आर्क राइवल्स। अब तो बहुत सारे राइवल्स हो गए वैसे, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। सवेरा ने पूछा कि क्या करना पड़ेगा कराची किंग्स को जिताने के लिए। अब मेरा ख्याल से अब तो कोई वजीफे वगैरह कोई हो, तावीज़ वगैरह कुछ लाएं, बिकॉज इस वक्त तो बिल्कुल क्लूलेस लग रही है कराची किंग्स। सारे कॉम्बिनेशन भी आजमा चुके हैं, नहीं खैर अभी भी ये, बल्कि एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आ जाना चाहिए कि कराची किंग्स के पास अब ऑप्शन बची क्या है, किन खिलाड़ियों को वो अपनी बेंच से ट्राई कर सकते हैं। एक उनके पास हमारे डोमेस्टिक का हीरा बैठा हुआ है, अल्लाह करे उस पर नज़र पड़ जाए। लेकिन बहरहाल जी, इट्स गोइंग टू बी अ फन मैच टुडे, कराची वर्सेस लाहौर। ज़ाहिर दोनों टीमों में तो डिफरेंस काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त मैच जो चल रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कुछ जैसे कहते हैं ना शिकंजा अब मुल्तान सुल्तान ने कसना शुरू कर दिया है। 78 नीडेड ऑफ 32, 5 विकेट्स इन हैंड। इस वक्त अगर हम बात करें तो रासी फान डे डूसन बैटिंग कर रहे हैं और फ़हीम अशरफ उनका साथ देने अभी अभी आए हैं। थोड़ी बहुत बैटिंग अभी ज़रूर मौजूद है, इस मैच पे भी नज़र रहेगी। पहले तारुफ करा देते हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हमारे जो यूजुअल पैनल है। हमारे गेस्ट हैं शाहिद खान आफरीदी, लाला आज भी हमारे साथ स्टूडियोज में। सलाम लाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं लाहौर में, उनको भी अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर के सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मिसबा कैसे हैं आप? इरम अस्सलाम वालेकुम। इमाम हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कल गलती हो गई सवेरा, हमें ये इस मैच का भी प्रेडिक्शन लेनी थी लेकिन किसी ने याद ही नहीं दिलाया। अभी तक संडे के याद ही नहीं, वर्किंग संडे याद ही नहीं हुए। सबसे पहले खामोशी के साथ हम मुबारकबाद देंगे इमाम को, बिकॉज इमाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खाता खुल गया। एक तो अब्बू की वजह से खुला था मगर प्रेडिक्शन सही हो गई है। मैं समझा इमाम की शायद कोई खुशखबरी आ गई ऑफ सीजन में जो चल रहा था कि आपने, मैं भी यही समझ लाला भी रिश्ता हो गया ऐसी कुछ नहीं लाला, वो बड़ा बहुत ज्यादा जो है ना वो डिप्रेस हो रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है कि मैं कोई प्रेडिक्शन मेरी सही नहीं जा रही है। और मैंने कल ही कहा था कि ऐसा ही होगा इमाम के, एक दिन ऐसा आएगा जिसपे सिर्फ आपकी प्रेडिक्शन सही होगी और बाकी किसी की प्रेडिक्शन चेक करो। हमने इस्लामाबाद को फेवर की थी, मैं और मिसबा तो फिर फंस गए। हां, मैं इस्लामाबाद फंस गया। जो इसका हम कह रहे हैं वो टीम हाई जा रही है। इमाम आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुबारकबाद आपको उनके जीतने की। जी खैर मुबारक पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और देखें एक अब्बू ने जितवा दिया, एक मेरी खुद की मेहनत थी, तो मिक्स इन मैच हम चल रहे हैं, एंड तक मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। देखें दूसरी बात यह कि सच बताऊं तो मेरा दिल था कि कराची जीते हैं, इवन दो मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करके गया था कोयटा, लेकिन क्योंकि देखें टूर्नामेंट के लिए, मैं फिर वही कहूँगा टूर्नामेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि अब देखें 3 मैच आप हार गए, इधर से निकलना बहुत मुश्किल है। और कल अगर मैं कोयटा कह के गया था, वो इसीलिए कह के गया था क्योंकि देखें मेरी उसकी वजह 2 रीजंस है मेरे। देखें शर्जील भाई बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर भी शज्जू भाई की परफॉर्मेंसेस देखें तो वो 10 मैच में 1 या 2 इनिंग्स ऐसी खेलते हैं कि जो आपको बिल्कुल वो साइड पे कर देते हैं। और उसके बाद आप उन ऐसे प्लेयर पे आप रिलाई करना थोड़ा सा कम हो सकता है जो बिल्कुल ही फॉर्म में ना हो। और उसके बाद उन्होंने कराची ने एक ऐसा ही प्लेयर अपने वन डाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ले लिया, हैदर अली, जो कि वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उसका भी अगर आप सक्सेस रेट देखें पीएसएल में तो वो भी 10 मैचों के बाद या 8-9 मैचों के बाद आपको एक ऐसी इनिंग्स खेल के देगा जिससे आप वो हो गए। तो मुझे इसी वजह से ज़रा थोड़ा सा कराची का जो टॉप ऑर्डर है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है आप रिलाई नहीं कर सकते ऑन द डे। वो शायद मुझे लगता है वो 250 भी कर देंगे, अगर शर्जील खड़ा हो जाए तो वो अकेला 150 भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरी तरफ उनकी जो बॉलिंग थी, पेस बॉलिंग, नसीम और हसनैन, तो मुझे था कि शुरू में तो वैसा नहीं किया, लेकिन एंड पे उन्होंने अच्छे ओवर्स किए। सिर्फ इस वजह से मुझे बस थोड़ा सा था कि कोयटा को एज है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि मैं चाहता हूं कि कराची कम बैक करे। देखें बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और बहुत
बड़ा नाम है, प्लेयर्स के जो अंदर खेल रहे हैं उन पे बहुत स्टेक है, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो इस टीम में खेल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये कमबैक करे ताकि अपने लिए भी अच्छा हो, और एज अ क्रिकेटिंग फील्ड में चाहता हूं कि इनका कमबैक हो, ये अच्छा करें कराची से भी और पाकिस्तान से भी। नहीं बिल्कुल, वैसे इस वक्त तो तरस खा के लोग कराची को जितवाना चाह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते जीत जाओ यार वाकई, बट ये एक पॉइंट है नेचुरली। लाल एक जल्दी से पर स्कोर कार्ड हम जल्दी से नजर डाल लेते हैं ताकि जरा टॉप परफॉर्मर्स जो हैं उनको भी जरा हम रिफ्रेश करते चलें। ग्लैडिएटर्स ऑफ कोर्स बैटेड फर्स्ट और पहले बैटिंग करते हुए वेल इट्स अ टेल ऑफ टू साइड्स। इनकी जो ये इनिंग रही, एक मौके पे जब 4 खिलाड़ी 23 रन पर आउट हो गए थे तो फिर लग रहा था दैट कोयटा ग्लैडिएटर इज जस्ट डूइंग द कोयटा ग्लैडिएटर थिंग, लेकिन उसके बाद पहले इफ्तिखार अहमद और फिर मोहम्मद नवाज जो है उन्होंने भरपूर साथ दिया। मार्टिन गप्टिल का व्हाट एन इनिंग बाय मार्टिन गप्टिल, 67 बॉल्स 117 रन, 5 छक्के 12 चौके। इसके अलावा 32 रन बनाए। इफ्तिखार ने अपनी 27 गेंदों पे। बॉलिंग पे नजर डालें, इमाद वसीम गॉट 3 for 16 in his 4, ब्रिलियंट बाय इमाद। बट उसके अलावा आमिर यामीन जो कि टीम में ड्राफ्ट किए गए थे, 3 विकेट उन्होंने हासिल की। लेकिन इफ़ यू लुक एट आमिर, 4 ओवर 23 रन, लाला बहुत बिहेवियर उनका बड़ा इंप्रूव नजर आ रहा था, इस पे हम बात करते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। लेकिन एंड्रयू टाई, इनका तो मुझे लग रहा है फिलहाल पीएसएल अभी तो मार्टिन गप्टिल ने कल खत्म कर दिया। 4 ओवर्स में 55 रन दिए उन्होंने। जवाब में वेल द चेज नेवर गॉट गोइंग एक्चुअली। शोएब मलिक ने 71 रन बनाए, 37 रन इरफान खान ने लोअर डाउन द ऑर्डर बनाए जाके कुछ उम्मीद जरूर जगाई थी कराची के लिए, बट दैट वाज नॉट इनफ बिकॉज शर्जील खान गॉट आउट ऑन 0, हैदर अली गॉट आउट ऑन 0 और इसके अलावा मैथ्यू वेड, इनसे बड़ी उम्मीदें थी। 15 गेंदों पर 19 गेंदों पे ये 15 रन बना सके। हसनैन गॉट 2 विकेट्स, नसीम नवाज कैस गॉट 1। सो ये रहा जी मैच जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 विकेटों से जीतने में हुआ कामयाब। एंड लाला शोएब मलिक को खिला दिया हमने ऊपर। शोएब मलिक को आपने खिला दिया 4 नंबर पे। बट मलिक अकेला क्या करेगा लाला, जब मलिक के साथ कोई पार्टनरशिप, एक प्लेयर पे थोड़ी आप मतलब अगर आप मलिक की देखें परफॉर्मेंस तो यस, मगर ऑन द पेपर ये बात समझ नहीं आती कि कराची किंग्स ने जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, जब एक आपको एक मोमेंटम मिलता है तो गो फॉर द फ्लो, गो फॉर द किल, यानी 23 for 4 कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड दे मैनेज टू मेक 168। यानी जहां वो कहते हैं ना थ्रॉटल पे पाँव रखना था तो रख के रहना चाहिए था। इमाद वसीम की थोड़ी सी कैप्टनसी के हवाले से भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट इंजमामुल हक हैज जॉइंड अस। सो इंजी भाई को कहते हैं खुश आमदीद जोर का जोड़ में। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वही जहां हम बात कर रहे हैं कि क्या कराची किंग्स मिस द ट्रिक। इंजी भाई आपसे मैं शुरू करती हूँ। कल जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है जिसकी 4 विकेटें अर्ली ऑन गिर गई थी 23 रन पे, और उसके बाद वहां से कोयटा ग्लैडिएटर्स मैनेज टू मेक 168, क्या वहां चूक गई इमाद वसीम की कैप्टनसी कि वहां ही अपने सारे स्ट्राइक बॉलर्स को लगा देना चाहिए था कि देन एंड देयर खत्म कर दें यहाँ पे इनिंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स की, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम की कैप्टनसी से ज्यादा मेरे ख्याल में गप्टिल का दिन था, क्योंकि जी जो भी उसने ट्राई की वो उसमें कामयाब गया, क्योंकि जी 100 रन कर दिए उसने। अगर उसका पहला 50 देखा जाए ना तो वो कोई 44 बॉल्स में था, और दूसरा 50 उसने 16-17 बॉलों पे कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी, तो उसमें वसीम को नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं कराची की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह अभी मलिक की भी हो रही थी बात, दूसरों की भी हो रही थी, परफॉर्मेंस है ना, मलिक बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि जी मेरे ख्याल में इस टाइम दुनिया में सारों से T20 का सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर होगा। लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस है ना विनिंग स्टैंड पे लेके जानी पड़ेगी, कि जब तक आपकी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो, मेरे ख्याल में मलिक जितनी एफर्ट लगा रहा है 5% उसको एफर्ट और लगानी चाहिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह ज़ल्मी के खिलाफ भी, जिस तरह इमाद और मलिक इनिंग्स खेले थे, उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी और एफर्ट होनी चाहिए थी, ताकि टीम विनिंग स्टैंड की तरफ जाती। तो परफॉर्मेंस ये है कि मेरा ख्याल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कराची की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल फिनिशिंग एंड पे नहीं लेके जा रही, क्योंकि जी उसको खत्म नहीं कर रही मैच को। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी कराची, क्योंकि हम सारों ने कल कहा था कि जी कराची को जीतना चाहिए और हमारी सारों की सिम्पथीज कराची के साथ थी, तो मेरे ख्याल में कि जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको थोड़ी सी एफर्ट और लगानी चाहिए। जो लोग आउट हो गए हैं ना, और उनको कभी भी
हम उसको ब्लेम नहीं करते, लेकिन जो विकेट पे मौजूद है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी उस दिन अगर वो विकेट पे मौजूद है तो फिर ये कि जी वो उसको फाइनल स्टेज तक लेके जाए। तो मेरी सोच यही है कि जी कि मलिक और उसको थोड़ी सी एफर्ट और देनी चाहिए और जितवा सकते थे। बिल्कुल सिंपैथीज देखिए, मैंने बताया ना तरस खा रहे हैं आप सब कराची के ऊपर, वो वक्त आ गया ऑलरेडी और आज ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सख्त टीम के साथ मैच होने वाला है। और मिसबा, अब एक टीम जो 3 मैचेस खेल चुकी हो, 3 डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस उन्होंने ट्राई किए हो, हमें ये भी पता है 4 खिलाड़ी चेंज हुए, फिर दूसरे मैच में 2 खिलाड़ी और चेंज हुए। अब वो वक्त आ गया है कि जब ज़ाहिर है लोग एक सवाल पूछने लगते हैं कि डिड दे गेट देयर ड्राफ्ट रॉन्ग, क्या उनसे खिलाड़ियों को ड्राफ्ट करते हुए या पिक करते हुए गलती हुई थी? मिसबा, आपका क्या डायग्नोसिस है अब तक कराची की परफॉर्मेंस का? देखिए, जाहिर है जब आप हारते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे लग जाते हैं उस टीम पे। टीम को तो आप छोड़ दें, बात की बात है, कराची जो फील्डिंग कर रही है वो ऐसे लग रहा है आंखों में पट्टियां बांध के फील्डिंग कर रहे हैं। मतलब कल के मैच में भी गुप्टिल का कैच जो शर्जील ने छोड़ा है, और ऐसे कैच आप छोड़ेंगे सेट बैट्समैन के, और उसके बाद उसने जो डिफरेंस क्रिएट किया है, और एक नहीं चौके इतने छोड़े हैं जो सीधे बिल्कुल हाथों वाले चौके, और एंड पे मार्जिन ऑफ जो डिफीट है वो कितना कम है कि आप बिल्कुल करीब आके, नो डाउट कि ये स्कोर चेज करना चाहिए था कराची को, लेकिन क्रिकेट में एक रन भी अगर आप खाम खा कर कराते हैं ना तो वो आपके गले पड़ जाता है। तो कराची तो थोक के हिसाब से करा रही है स्कोर, मतलब चांस दे रहे हैं, वह वापस आ जाओ अगली टीम को, मिस फील्डिंग्स भी कर रहे हैं, कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं, और फिर बॉलिंग जिस किस्म की एंड्रयू टाई ने पिछले मैच में की और कल की, वो तो बिल्कुल समझ में नहीं थी कि मतलब आप बिल्कुल बना के मुंह पे बॉल दे रहे हैं और आराम से जैसे थ्रो डाउन्स हो रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर कराची का इस टाइम पे मसला है। एक तरफ से आमिर करते हैं एंड के ओवर, दूसरी तरफ से उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है एंड के क्रूशल 3-4 ओवर करने वाला कि जहाँ पे वो आके बचा सके। 30 का ओवर अगर एक लग जाएगा तो फिर एक T20 मैच में पीछे कुछ नहीं रह जाता, और स्पेशली ऐसा बैट्समैन उसने बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया वहाँ से मैच को। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें, और एक और जो इस टाइम कराची के लिए प्रॉब्लम हो रही है मैथ्यू वेड की हो रही है कि आप थोड़ा सा ड्राफ्ट में आप ये ज़रूर मिस्टेक कर गए हैं कि आपने कंडीशंस को देखना चाहिए कि एंड्रयू टाई की अगर परफॉर्मेंस है और वो डेथ बॉलिंग करता है वहाँ पे करता है तो वो बेसिकली क्या करता है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ज़्यादा करता है। यहाँ की कंडीशंस में वो शायद उसको उतना सपोर्ट उसको नहीं मिल रही, उस बॉल को इजी पेस पिचे हैं तो ज़्यादा हिटें लग रही हैं। इसी तरह मैथ्यू वेड भी, कराची की जो पिच है वहाँ पे बाउंस उस तरह नहीं है, थोड़ा स्किटी टाइप की पिच होती है स्पेशली अंडर लाइट्स, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है खेलते हुए, ऑलमोस्ट रन बॉल खेल रहा है। और कल के मैच में भी मेरे ख्याल में वो जो बीच का वो टाइम वो खेल के गया है उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया कराची पे और बड़ी मुश्किल हुई उनको वो चेज़ करने में। यहाँ पे सरफराज को क्रेडिट थोड़ा सा ज़रूर देना चाहिए। आई थिंक उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉलर्स को जो है वो यूटिलाइज़ किया, जिस तरीके से उनको डिफरेंट सेट नहीं होने देने दिया किसी भी बैट्समैन को, और जैसे माद को आउट किया या मलिक को, बिल्कुल उनको पता था, बिल्कुल विड्थ नहीं दे रहे थे हमाद को जो बाउंसर पे जिस तरीके से आउट कराया। तो आई थिंक एग्जीक्यूट अच्छे किए प्लान्स, और बॉलर्स को बॉलिंग चेंजेस बड़ी ज़बरदस्त थी। तो आई थिंक सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया और कराची को जो है वो मैच जो एंड पे कराची नहीं जीत सकी। बिल्कुल मिसबा, आप जैसे इमाद की विकेट की बात कर रहे हैं, इस विकेट से पहले एक बॉल पे वो सरफराज गए हैं हसनैन के पास, कोई बात की है और फिर अगली ही बॉल पे जो है वो हसनैन ने अचीव की वो विकेट। और हसनैन की बात हो रही है तो मोहम्मद हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, द स्टार ऑफ यस्टरडे, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी। हसनैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। फर्दर ऑन हसनैन आपसे हम बात करेंगे बिकॉज हम फौरन जाएंगे एक ब्रेक पर, सो वील गो फॉर अ क्विक ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो कल जो मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मोहम्मद हसनैन की तरफ से हुई उसके हवाले से बात होगी और सारा हमारे एक्सपर्ट पैनल जो है वो उनसे बात करेगा या उनको अप्रिशिएट करेगा। बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है, साथ ही साथ जो है वो मुल्तान में मैच भी जारी है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और
खत्म हो गया। over, एज सून एज मैंने कहा कि मैच जारी है, मैच यहाँ पे खत्म हो गया एंड मुल्तान सुल्तान ने जो है वो जीत हासिल की है, 50 ऑड रन से जो है वो जीत हासिल कर ली मुल्तान सुल्तान ने। सो मुल्तान सुल्तान इज गोइंग स्ट्रॉन्ग और जिस तरह प्रोसीड कर रही है मुल्तान सुल्तान बड़े अच्छे तरीके से, सॉर्टेड एक टीम लग रही है। हम इस हवाले से भी बात करेंगे, इस मैच के हवाले से बात करेंगे, मगर इस वक्त मोहम्मद हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। सो सबसे पहले तो हसनैन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल जो है जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस आई, मगर मैं तो ये जानना चाहूँगी कि इमाद की विकेट से पहले सरफराज ने क्या कहा आपको? थैंक यू सो मच। बिल्कुल जब हम कल जो मतलब इमाद वसीम की जो विकेट ली और उससे पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी मेरी और सैफी भाई की, तो हमने जो मैच से पहले प्लान किया था उनके लिए, तो हमारा वही डिस्कशन हो रही थी ग्राउंड के अंदर कि हमने क्या बॉल करनी थी, क्योंकि उससे पहले मुझे एक बॉल पे शॉट लगा था, मैं यॉर्कर करने गया था लेकिन वो फुल टॉस बॉल था तो उस पर मुझे शॉट लगा था। तो उसके बाद सैफी भाई और मेरी जो बात हुई थी तो उसके बाद हमने अपने प्लान पे गए और उस पे तो वही बॉल किया तो हमें वो विकेट मिली। वेरी नाइस हसनैन। कराची के अगेंस्ट कोयटा खेल रही थी, कराची ऑफ कोर्स नेशनल स्टेडियम, फॉर्मली नोन एज नेशनल स्टेडियम में। सो मुझे बताएं, वैसे कोयटा जब कराची में खेल रहा होता है तो होम ग्राउंड वाली फीलिंग आती है आप लोगों को? बिल्कुल। देखें ज़्यादातर मतलब जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं सारे कराची से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल वही फील आता है क्योंकि कराची में काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और हम जितनी भी क्रिकेट खेलते हैं तो कराची में काफ़ी मैचेस खेलते हैं डोमेस्टिक के, तो बिल्कुल एक होम ग्राउंड वाली फीलिंग आती है और बिल्कुल ऐसा ही क्राउड भी आता है, काफ़ी कोयटा को लोग सपोर्ट करने आते हैं कराची में, तो मतलब एक बिल्कुल होम ग्राउंड वाली फीलिंग आती है वहाँ। वेरी गुड। हसनैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, इंजमाम उल हक मौजूद हैं, मिसबा उल हक मौजूद हैं, इमाम उल हक मौजूद हैं, नीरम जावेद मौजूद हैं। सो अब मैं इन लोगों की तरफ जो है वो थ्रो करती हूँ कि ये आपसे कोई सवाल पूछना चाहें या कोई बात करना चाहें। हसनैन वेरी वेल डन। कल की बॉलिंग बहुत अच्छी थी और मेरी तो ये ख्वाहिश है क्योंकि आप अच्छे तगड़े यंग बॉलर हो और पेस है आपके पास, जितना विकेट टू विकेट आप बॉल करोगे उतना आप बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। और कल की सिचुएशन थोड़ी सी मेरे ख्याल में बॉल बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था और ये आप बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी कि 168 रन को डिफेंड किया है आप लोगों ने, तो वेरी वेल डन। और कीप इट अप, इसी परफॉर्मेंस को लेके चलो। आपका सिर्फ और सिर्फ जो गोल है वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान से आपने खेलना है। उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कितनी परफॉर्मेंसेस देनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट PSL आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गुड लक, अच्छा करो और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शहीद भाई, थैंक यू सो मच। इंजी भाई कुछ कहना चाहें? जी, मैं हसनैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि जब से मैं इसको देख रहा हूँ कि जब इसका हाथ का एक्शन का मसला हुआ था उसके बाद से जिस समय ये वापसी आया है तो इसकी परफॉर्मेंस डे बाई डे बेहतर हो। मुझे जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी पहले से बहुत बेहतर मुझे लग रहा है कि जी इसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। जिस तरह बिग बैश में भी और दूसरी लीग में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, यंग फास्ट बॉलर्स हैं और वो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जा रही है। और स्पेशली अगर कल के मैच में देखा जाए ना, एक ख़ास बात ये थी कि हसनैन की बॉलिंग में कि हसनैन है ना पुराने बॉल के साथ आया। इसने शुरू में पहले 7 से 8 ओवर में बॉलिंग नहीं की, बाद में आगे इसने अपने ओवर किए कि यानी कि ये प्लान के साथ खेल रहे थे और अब ये पुराना बॉल भी करने लग गया। वरना यूजली ये नए बॉल से ज़्यादा क्योंकि जी तेज़ है तो नए बॉल से करता था, पुराने बॉल से भी कर रहा है, बड़ा अच्छा है। तो मैं ज़रूर इससे पूछूंगा कि इसने और अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पहले से बहुत अच्छी, इसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है कि इसने क्या ऐसा कि जी फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेली है, क्या ट्रेनिंग बहुत ख़ास की है कि जी ये अच्छा लग रहा है पहले से ओवरऑल मुझे ना सारी चीज़ों में। जी बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली डोमेस्टिक खेल रहा था नेशनल वनडे कप, तो उसमें 10 ओवर करना पड़ते थे और हर सिचुएशन पे बॉल करना पड़ता है। लाइक न्यू बॉल भी कर रहा था और फिर बीच में आके फिर लास्ट में डेथ बॉलिंग कर रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला वनडे कप में। तो उसके साथ साथ अभी काफ़ी प्रैक्टिस भी की है और फिर एक मैच भी खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो साथ साथ ये सारी चीज़ें चलती भी आ रही हैं। और अभी भी मतलब हम नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा ड्यू होता है तो बॉल गीला हो जाता है, तो हम लोग बॉल को गीला करके प्रैक्टिस करते हैं। इवन मतलब हमें क्योंकि सम टाइम हमें सेकंड इनिंग में बॉलिंग करना पड़ती है तो उसमें बॉल गीला हो जाता है, तो हम इसलिए बॉल को गीला करके बॉल करते हैं, उसकी 10 ओवर की प्रैक्टिस। नाइस नाइस।
हसनैन, हाँ बिल्कुल हम लाहौर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो मेरे जहन में आया, बिकॉज पिछले पीएसएल के स्टार्ट होते ही बहुत बड़ी खबर थी हसनैन, आपका एक्शन रिपोर्ट होना, आप कोयटा के स्क्वाड से चले गए थे, कोयटा के स्क्वाड की पूरी की जो उनका मेकअप था, वो पूरे कॉम्पोजिशन जो था वो, इसकी एक इमोशनल कॉस्ट भी थी। हसनैन, अब जब दोबारा आप कोयटा के यूनिफॉर्म पहन के एक बार फिर से पीएसएल में खेलने आए, मैदान में उतरे, कुछ अपने जज्बात हमारे साथ शेयर करें। एक मौके पे कभी लगा था कि यार ये मेरे करियर के साथ एक बड़ा नुकसान हो गया और शायद मैं दोबारा ना खेल पाऊं? क्या क्या सोच थी आपकी उस वक्त? बिल्कुल डिसअपॉइंट तो था खुद से, क्योंकि एकदम सारी क्रिकेट खेलता खेलता और एकदम मैं मतलब पीएसएल से बाहर हो जाना, बैन लग जाना, तो उस टाइम काफी मुश्किलात तो आई, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा कि मैंने इस चीज को क्लियर करके आना है और जल्द से जल्द मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। तो सेल्फ बिलीफ था मुझे खुद पे, और मैं इसी यकीन के साथ अपनी मेहनत करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, हार्ड वर्क किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी 3-4 महीने के अंदर वापस कम बैक कर गया। और फिर उसके बाद जैसे कम बैक किया तो मैं लीग खेल रहा था, लीग के दौरान ही मुझे एशिया कप के लिए कॉल आ गई, तो वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कम बैक करने की, तो उसके साथ साथ मुझे मतलब बहुत जल्दी वापस कम बैक करने का मौका मिल गया। ग्रेट जी मिसबा, अगर आप हसनैन से कोई बात करना चाहें। जी मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मुबारक हो कोयटा को मैच जीतने पे, और स्पेशली मैं कहूँगा सेकंड लास्ट ओवर किया कल हसनैन ने, दैट वाज अ स्पेशल एफर्ट एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर 7-8 रन और हो जाते तो मुश्किल हो जाता है इनके लिए। बड़ा ज़बरदस्त ओवर था। ओवरऑल आई थिंक हम हमेशा बात करते हैं कि पिछले काफ़ी सालों से ऐसी सिचुएशन रही है कि हसनैन अभी लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाया, स्पेशली फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में इसके मैचेस उस तरह नहीं हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि हसनैन खेले रेड बॉल क्रिकेट में भी उस तरीके से कोशिश करे कि सीज़न के दौरान या अगर काउंटी से कहीं ना कहीं इसको चांस मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रेड बॉल में भी अगर ये सीज़न खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बॉलर्स चाहिए, और ये एक मुझे चीज़ नज़र आती है कि जो अभी बेहतर हो सकती है, और हसनैन की ओवरऑल उससे बहुत बेहतर हो सकती है। वाइट बॉल में जी बहुत ज़बरदस्त। मिसबा थैंक यू। हमें एक शॉर्ट ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन हसनैन थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ पीएसएल। आपने हमें टाइम, हसनैन के साथ गुफ्तगू आपने सुनी, मुख्तसर हमारे लेजेंड प्लेयर्स की भी आपने कमेंट सुने। इस वक्त हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोड़। यस, हुआ के बैक जोर का जोड़, अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद है, और धमाकेदार हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ कराची और हमारे लाहौर स्टूडियोज में। और ऑफ कोर्स जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले लिंक में जब हसनैन से हम गुफ्तगू का आगाज करने वाले थे, मैच नंबर 7 खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है मुल्तान सुल्तान के हाथों। मुल्तान सुल्तान अपने 4 मैचेस में से 3 जीतने में हो गया है कामयाब। इनका जो अपना होम लेग जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अपने मुल्तान वैसे बाय द वे इन ऑल पीएसएल्स दे हैव प्लेड 7 गेम्स इन देयर होम ग्राउंड मुल्तान, और 6 में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। सो दे आर डूइंग वेल। और मिसबा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हार गई है पहला मैच अपना। आई अंडरस्टैंड दैट, और उस पर ज़रा हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन इरम पहले मैं ज़रा आपसे बात करूं। आज आप काफ़ी चुप हैं और हमने कहा चलें आपसे बात की जाए। भाई आखिरी 5 विकेटें गिरी हैं, मैं अभी ये देख रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो 7 रन के इजाफे से गिरी है। एहसानुल्लाह ने विकेटें हासिल की हैं 2, माशाल्लाह ही इज अनस्टॉपेबल। अब्बास आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की, एंड ऐसा लग रहा है इरम दैट मुल्तान सुल्तान इज टर्निंग आउट टू बी द टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरी खामोशी का ये मसला है कि कराची जो है वो कल हार गया, तो मैं काफ़ी चाहती थी कि वो जीत जाए, तो लेकिन 1-2 कह लें मिस्टेक हो गई। जो सेकंड लास्ट ओवर में मुझे लगता है 170 ये स्कोर आराम से हो सकता है, लेकिन जो सेकंड लास्ट ओवर में 3 डॉट्स हुए मुझे उससे बहुत कंसर्न है। वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कराची को महंगा पड़ गया। दूसरी बात, ये जो अभी वाला मैच है इस्लामाबाद में, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद की जो बैटिंग है उसमें आसिफ अली को आज मिस किया गया है, तो वो मुझे नहीं आइडिया कि उनको खुद नहीं खिलाया गया या किसी इंजरी की वजह से वो नहीं खेले। और एलेक्स हेल्स का भी मुझे लगता है इनको थोड़ा सा ये मिस कर रहे हैं।
तो लेट्स सी नेक्स्ट मैच में इस्लामाबाद किस तरह आता है। अच्छी टीम है, बुरी टीम नहीं है, लेकिन आज़म खान को यही बात भी जिस तरह कही थी कि एक मैच से कोई भी जो है वो हीरो नहीं बनता, उन्हें भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लानी होगी अपनी बैटिंग में, और हर मैच में जो है वो टीम को जितवा के और अच्छा करके दिखाना होगा। और वो मैच भी कराची के मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर कर सकती है। वो तो काउंट भी नहीं करता कराची के खिलाफ परफॉर्मेंस में, तो वैसा लग रहा है नहीं, और नहीं बिल्कुल वो फिनिशिंग टचेस की जो बात है आजम के लिए वो बहुत जरूरी है। बट कराची की बात की इरम ने, एक चीज मैं बार बार लाला, हमने पिछले कप्तान चेंज हुआ, फिर कप्तान वापस आ गया पुराना, कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा, क्यों? मतलब हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वसीम भाई का इनपुट क्या कम है, या उनका इनपुट इतना ज़्यादा नहीं है, या एक इतना बड़ा लेजेंड अगर बैठा हुआ है डग आउट में, क्यों नहीं इम्पैक्ट आ रहा वसीम भाई का? देखिए वसीम भाई अगर है ना, अगर वसीम भाई ने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है ना, तो वसीम भाई को टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक पाँव ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा उधर, तीसरा उधर, इस तरह नहीं होती। ये प्रोफेशनलिज्म है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है कि 24/7 जॉब है जी। वसीम भाई ने अगर जिम्मेदारी ली और सबको वसीम भाई नजर आ रहे हैं तो वसीम भाई को टाइम देना पड़ेगा। हमें तो वसीम अकरम नजर आ रहे हैं, वसीम भाई नजर आ रहे हैं हमें, तो वसीम भाई ने अगर ये जिम्मेदारी ली है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको टाइम देना चाहिए, लें डिसीजन लें, तगड़ी डिसीजन लें। ये नहीं है कि टीम तैयार हो गई और आप आ गए, आपने ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से मैं नहीं समझता कि वसीम भाई को काम करना चाहिए। और कराची किंग्स को टीम भी लाला इस तरह की बन गई है जो सिर्फ पीएसएल के थोड़े दिनों पहले फिर वो एक्टिवेट होते हैं और वो पीएसएल खत्म हो जाती है, फिर काफ़ी खामोशी होती है। ज़ाहिर है इसका जो बिल्कुल हम एक मिरर इमेज देखें टीम का, तो वो पेशावर ज़ल्मी है, जो कि हम देखते हैं कि पूरे साल कुछ ना कुछ एक्शन में रहती है। इंजी भाई आप ही की तरफ मैं ये आता हूँ, लाहौर कलंदर्स इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फ्रेंचाइजीज। ये कल्चर अभी तक इंजी भाई हमारी सारी फ्रेंचाइजीज में आया नहीं है कि पूरे साल वो एक्टिवेट रहे। लाला का बड़ा वैलिड पॉइंट है, वसीम अकरम इतने सारे कामों में अपने आप को एंगेज रखा हुआ है, कहीं ऐसा लगता है कि शायद टीम मैनेजमेंट में जो है वो चूक जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, शायद ने बिल्कुल सही बात कही है कि ये फुल टाइम जॉब है, और ये एक तो जो कम्बिनेशन बनाना है ना, क्योंकि जी आप सिर्फ ड्राफ्ट में जाके आप कम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो दूसरे फ्रेंचाइज के लोग हैं वो पूरी दुनिया की जिस टाइम लीग्स हो रही होती है ना, तो वो उसको बैठ के पूरा देख रहे होते हैं कि जी कौन सा प्लेयर किधर परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो किस तरह हमें सूट करेगा। तो ये पूरा आपको देखना पड़ता है सारी लीग्स में। उसके बाद जिस टाइम प्लेयर्स ड्राफ्ट में आते हैं ना, तो आप उनको आके पिक करते हो और सारी चीजें करते हो। अब मुझे नहीं पता कि वसीम भाई हो सकता है कि करते हो और उनकी सिलेक्शन बाद टाइम आपकी गलत हो जाती है, लेकिन ये काम है ना, ये बिल्कुल सही है कि जी ये 7 दिन का काम है। ये बिल्कुल नहीं है कि जी आप है ना दूसरी चीजों में भी बिजी और ये वाला काम करना ना आपके लिए ना मुश्किल हो जाता है। और जो भी टीम बनती है, अब ये मुल्तान की टीम की हम तारीफ कर रहे हैं, सो मुल्तान का जिस टाइम हम मैच खत्म हुआ तो मुल्तान का जितना स्टाफ था ना, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप किससे हाथ मिलाने के लिए तो मुझे एक एक्स्ट्रा हैंड चाहिए कि जो मैं इतने बंदों से हाथ मिला लूं, क्योंकि जी कोई 40 बंदे उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जी सारे ना लोग उनके बैठे हैं, तरतीब दे रहे हैं। अगर आप अब भी देखें ना कि जितनी प्रोफेशनल क्रिकेट मुल्तान खेल रहा है, दूसरी कोई टीम इतना नहीं खेल रही इस तरह की कि जिस तरह वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये काम है पूरा, अगर आप ये वाला काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल जी, इम्पैक्ट जो है वो ऐसे ही क्रिएट किया जाएगा, और मुल्तान सुल्तान्स की टीम रिफ्लेक्ट कर रही है उसको कि जिस तरह बैक हैंड पे काम हो रहा है। वो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग होमवर्क जो है वो आपका क्लास वर्क जो है वो अच्छा कर देता है। ब्रेक पे हम जाएंगे, बट ब्रेक पे जाने से पहले इमाम आपके ऊपर मैं थ्रो करती हुई जा रही हूँ सवाल के, फिर आप उसका वापसी आके हमें दे सकें। आसिफ की बात की कि आसिफ को आज ड्रॉप किया गया, इरम ने बात की, मगर आसिफ की जगह अबरार को लेकर आए। ऑन पेपर अबरार देखें तो विकेटों के कॉलम में 0 है, मगर अबरार ने जिस तरह प्रेशर क्रिएट किया, 4 रन दिए, फिर 9 रन, फिर 4 रन, फिर 4 रन, यानी अबरार के हर ओवर के बाद आपको एक विकेट निकलती हुई दिखती थी, यानी फ्रस्ट्रेट करने के लिए वो बैटर्स को मौजूद थे। सो अबरार का एक बड़ा अच्छा रोल आज रहा। बात करेंगे हम, इमाम से जवाब लेंगे इसका, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुश आमदीद। इट इज सुपर 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 संडे फॉर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8। डबल हेडर्स का दिन है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो मैच खत्म हो चुका, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने 52 रन से जीत हासिल की, मगर अब अगला मुकाबला होना है कराची में।
कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स दी आर्क राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बट ब्रेक पे जाने से पहले इमाम के ऊपर मैं एक सवाल थ्रो करके गई थी और वो था आसिफ अली की जगह अबरार को लेकर आया गया एंड अबरार ने जिस तरह बॉलिंग की, यानी आप ये कहते हैं कि प्रेशर क्रिएट किया एंड मुल्तान सुल्तान्स ने इतना प्लान आउट किया हुआ था कि अबरार के अगेंस्ट चांस लेना ही नहीं है और उन्होंने चांस नहीं लिया। इमाम अबरार की परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और काफ़ी क्रिकेट खेल रहा है और वाइट बॉल काफ़ी खेला है, काफ़ी दफ़ा मैंने इसे KPL में भी देखा है, नेशनल T20 में भी खेला है, पेशावर ज़ल्मी से भी खेला है, तो परफॉर्मेंस दे रहा है। और उसके बाद स्पेशली जब ये टेस्ट में आया है तो टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। तो जब आप बड़ी क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी T20 की क्रिकेट जब आपने ओवर्स किए होते हैं तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर दोपहर का भी मैच था तो वो 2 स्पिनर्स का चांस भी लेना चाह रहे थे इस्लामाबाद, और जिस तरह अगर आप इस्लामाबाद की बैटिंग देखें तो बहुत लंबी बैटिंग है, तो वो अपनी शायद बैटिंग पे रिलाई कर रहे थे कि उनकी बैटिंग फॉर्म में है तो उनके ऊपर का फायर पावर होगा तो शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े उन्हें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो उनके पास फ़हीम है, आज़म है, शदाब है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से ये इनकी थिंकिंग थी कि जैसे रिजी फॉर्म में है और उनका रायली रोसो थोड़े से, पॉलार्ड भी है, इस वजह से थोड़ी सी मिस्ट्री जब आप इन लोगों को फेंकते हैं तो शायद ये थोड़ा सा ट्रबल होता है, खासतौर पे पॉलार्ड हो गया इनको ज़रा, तो इस वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अनसीन था, फॉरेन प्लेयर्स मिलर वगैरह को उन्होंने देखा नहीं होगा अबरार को, तो शायद इस वजह से खिलाया होगा। और उसने डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी, बेशक आउट नहीं किया लेकिन विकेट कॉलम में नहीं है लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल था, तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे स्टिल ऐसा भी लगता है कि आसिफ अली को इनको अगले मैचेस में ज़रूर खिलाना चाहिए क्योंकि उसका काफ़ी इम्पैक्टफुल प्लेयर है, ऑल्दो अभी तक उसकी परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल में वैसी नहीं आई काफ़ी देर से, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उसने जब भी खेला है तो उसने मैचेस काफ़ी जितवाए हैं। एब्सोल्युटली जी, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग रही अबरार की, 4 ओवर्स में 21 रन दिए एंड ही बोल्ड 11 डॉट्स एज वेल। और हम जानते हैं कि जी डॉट बॉल की क्या वैल्यू होती है T20 क्रिकेट में। पॉइंट्स टेबल अपडेटेड हमारे पास आ गया है, जरा इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं, आगे अपने डिस्कशन को हम लेकर चलेंगे। ऑफ कोर्स एंड एज वी सेड अर्लियर, इस वक्त जो अर्ली ट्रेंड सेटर बना है, पेस सेटर बना है, मुल्तान सुल्तान अपने 4 में से 3 मैचेस जीतकर 1 मैच हारे हैं, 6 पॉइंट्स, 2.1 नेट रन रेट भी बहुत ही शानदार। लाहौर कलंदर्स वेल अभी 1 मैच खेले हैं, 2 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 2 पॉइंट्स, कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी सब 2-2 पॉइंट्स, और कहीं नीचे बॉटम पे खामोशी के साथ बैठा हुआ है कराची किंग्स। ज़ाहिर है कराची किंग्स पे तफसील से ज़रा और बात करेंगे, मैच को प्रीव्यू भी करेंगे, थोड़ी देर में टॉस भी होने वाला है। मिसबा के पास आते हैं। मिसबा, हमने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले शो में बात की थी, हमने उनकी गेम स्ट्रैटेजी, गेम प्लान की बात की थी। एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम खेलते हैं, अग्रेसिव बैट्समैन है उनकी टीम में। आज ये स्ट्रैटेजी चली नहीं, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जी आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 7 रन के इजाफे के साथ जो हैं वो गिरी हैं। एहसान एंड आफरीदी गॉट द बेटर ऑफ देम। सो ये स्ट्रैटेजी, डू यू रियली थिंक कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या रीथिंक करेगा अपनी स्ट्रैटेजी को इस धचके के बाद, या वही जो सिलसिला है, जो उनका माइंडसेट है वो वैसा ही रखेंगे? देखिए मेरे ख्याल में माइंडसेट तो वैसे ही रखेंगे वो, क्योंकि नॉर्मली इस्लामाबाद अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत रिलाय करता है और एलेक्स हेल्स की वजह से वो उनको कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही ऊपर से, दोनों तरफ से जो उनके ओपनर्स हैं उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और जल्दी विकेटें गिरने की वजह से जैसे भी आप कहो वो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर तो आ जाता है, उस तरीके से आप जाके फिर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो ये भी है कि नीचे से भी जो नंबर 6-7 हैं उस तरीके से आप रिलाय तो करते हैं आप अपने ऑलराउंडर्स पे, लेकिन वो उस तरह का एक्स फैक्टर नहीं है जैसे पोलार्ड है, जैसे इवन मिलर है, वो इफ़ेक्ट, या जैसे खुशदिल है, वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। मैं सबसे बड़ी जो इस टाइम वजह देख रहा हूँ इस्लामाबाद की, एक तो ये है कि वो एलेक्स हेल्स के ना होने से थोड़ा सा उनका जो टॉप ऑर्डर का वो इम्पैक्ट था वो उस तरीके से क्रिएट नहीं हो रहा, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जितने फास्ट बॉलर सारे एक जैसे हैं, कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है उनके पास जो एक एक्स फैक्टर हो। और इस्लामाबाद पिछले सीज़न में भी यही हुआ है कि आप जब हर मैच 190 वाला खेलने जाएंगे कि ठीक है 180 दिया हमने दूसरी टीम को, तो अच्छी टीमें अंडर प्रेशर आपको वो रन्स चेज़ नहीं करने देंगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आउट ऑफ 5 टाइम्स एक दफ़ा शायद कर जाए, लेकिन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हर मैच में उस तरीके से करना। और मुल्तान की प्लानिंग ज़बरदस्त थी,
उन्होंने उनके लिए मुश्किल कर दी, बहुत ज़बरदस्त उन्हें ऑपरेट किया और आपके लिए मुश्किल होगी वो रन चेस करना। तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद को ये देखना पड़ेगा कि हमारी बॉलिंग जो है वो हमने कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं उसको। एटलीस्ट हमारे पास ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए कि हाँ 170 भी होगा तो हम डिफेंड कर सकते हैं। जब आपने पहले ही सोचना है कि 180 होना ही होना है तो फिर आपको अच्छी टीमें लाहौर है, मुल्तान है, जो कि जिनकी प्लानिंग ज़बरदस्त है, जिनकी सारे बॉलिंग रिसोर्स ज़बरदस्त है, वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए फिर उसके अगेंस्ट खेलना। और सबसे बड़ी इस सीज़न में जो कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है इस्लामाबाद का, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था उनके लिए, वो शादाब था। शादाब की बॉलिंग, शादाब की बैटिंग, लेकिन वो जो है उस तरीके से अभी तक 2 मैच हुए हैं उसमें वो इम्पैक्ट नहीं डाल सका मिडल ओवर्स में, बल्कि वो वीक लिंक बन गया। तो आई थिंक वो भी एक बड़ी वजह बनी है आज के मैच में। स्पेशली दिन का मैच, कोई ड्यू फैक्टर नहीं है, थोड़ा बहुत रिवर्स भी आता है। दिन में तो 191 रन्स आई थिंक जब कोई टीम कर जाती है तो बड़ा मुश्किल उसको चेस करना। बिल्कुल मैं बिल्कुल शादाब की बात पे लाला आना चाह रही थी कि शादाब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब शादाब का हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं, फ्रॉम रुकी टू द कैप्टन, जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को रेगुलरिटी में साथ रहे हैं। वाकई उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो नहीं आ रही उस तरीके से इस्लामाबाद को सपोर्ट देने के लिए। सवेरा सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं है, उसका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट पाकिस्तान टीम में भी रहता है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब ये लड़का परफॉर्म करेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी। क्योंकि मिडिल में लेके चलना ना, जैसे शोएब मलिक एक बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में वो लेके चलता है, मैच को लेके चलता है। तो शादाब का जो रोल है वो बॉलिंग में वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह मिसबा कह रहा है, तो मेरे ख्याल में इसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परफॉर्म करेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती रहेगी और आगे जाती रहेगी। मेक इट सिंपल। बिल्कुल। सो परफॉर्मेंस शादाब की बहुत जरूरी है। हम अगले और मेरा ये ख्याल है जी, शुरू हुआ है, इंशाल्लाह आएगा, रिदम पकड़ेगा एक आधा मैच इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, अभी बहुत टूर्नामेंट पड़ा है जी, बहुत टूर्नामेंट पड़ा है, भी पता है कि इंपॉर्टेंट है उसकी परफॉर्मेंस। एब्सोल्यूट जी। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना मिडिल की, अगर मुल्तान की आज की भी परफॉर्मेंस देखी जाए ना, इस्लामाबाद पहले 10 ओवर तक बिल्कुल ठीक था। 10 ओवर में उनके 88 रन थे और 1 आउट था। उसके बाद उसामा मीर ने और वो एहसान ने जो अगले 4 ओवर किए 10 से 14 तक, उसमें उन्होंने 20 रन दिए। 88 से वो 108 पे आए, 20 रन दिए और 2 विकेट हुए। वहां से एवरेज है ना जो 11 से वो 14.5 पे चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। जो फिर है ना उनके लिए मुश्किल होगी। और ये सारे जिस तरह कह रहे हैं ना कि बीच के ओवर, ये बीच के ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बीच के ओवर अच्छे नहीं करेंगे ना, हम जिस टाइम ज़ल्मी वाले भी मुल्तान से खेल रहे थे, हमारे भी पहले 10 ओवरों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जी हम वहीं थे, साथ साथ चल रहे थे। लेकिन अगले जो उनसे 4 ओवर थे, हम उसमें वाला इम्पैक्ट नहीं डाल सके जिसकी हमें जरूरत थी। कि उसामा ने उधर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, मिडिल में आके अच्छी बॉलिंग की, तो हमारी भी एवरेज है ना 14 क्रॉस कर गई, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये बीच के ओवर है ना करने बड़े जरूरी हैं। और जब तक आप बीच के ओवर नहीं अच्छे करेंगे, और ये ज़ल्मी की जो ये इस्लामाबाद है, ये अपनी बैटिंग सख्त कहते हैं कि जी शादाब के जी मजबूत बैटिंग है इनकी। शादाब देखिए आप है ना इसको एडवांटेज लें, इसको प्रॉपर बैट्समैन ना कहें कि जी ये एक आपको मिल सकता है कि जी एडवांटेज मिल सकता है कि ये बीच में जाके अच्छा खेल सकता है। लेकिन आप 6ठे नंबर पे से एज ए बैट्समैन कंसीडर करेंगे तो शादाब पे ना प्रेशर आ जाएगा, तो इसका वाला इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में आज है ना इस्लामाबाद एक बैट्समैन से शॉर्ट थी, या आप उसको कह लें कि जी एलेक्स हेल्स को कह लें या आसिफ अली को कह लें। लेकिन एक जगह मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह इनकी बैटिंग शॉर्ट थी कि 5वें नंबर पे आजम, 6 पे शादाब और 7 पे फ़हीम, मेरे ख्याल में कोई मजबूत आपको नहीं लग रहा था ये वाला एंड, क्योंकि जी कोई बहुत मजबूत है कि जो फिनिश कर देगा मैच को। आपके 7 ओवर से लेकर 15 ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट से 6 ओवर और 15-16 से लेकर 20 ओवर वो रोल पता है कि उसमें रन आने या बचाने हैं। लेकिन बीच की जो क्रिकेट है, जो इंजी भाई या मिसबा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 7-8 रन के एवरेज के अगर चलते तो आप 180 प्लस करते हो। चलें जी, अब अपनी अटेंशन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस बिग मैच बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स।
आर्च राइवल ये लफ्ज आज सवेरा ने काफी यूज किया है। सबसे पहले देखें इनका जरा हेड टू हेड हम देख लें, और इसमें एक बड़ी अनयूजुअल सी बात आपको नजर आएगी कि कराची किंग्स has actually dominated over लाहौर कलंदर्स। अब तक जो 15 मैचेस खेले हैं उसमें 9 में कराची कामयाब हुआ है, 5 में लाहौर की टीम जीती है। And I can tell you honestly speaking, statistically speaking, कराची किंग्स का जो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है अगेंस्ट एनी फ्रेंचाइज दैट इज अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। सो आज यानी आई मीन इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कराची को अगर इस अपने टूर्नामेंट को जो है वो नई जिंदगी देनी है। बल्कि पिछले साल अगर आपको याद हो कराची किंग्स 10 में से 9 मैचेस जो है वो हारा था, 1 मैच जीता था, और 1 मैच किससे जीता था? लाहौर कलंदर्स से। बिल्कुल। सो दिस इज द मैच टुडे, एंड ऐसा करते हैं कि इससे पहले हम मजीद बात करें, प्रेडिक्शंस ले लें हम। बिल्कुल। सो टाइम फॉर प्रेडिक्शंस। हाँ जी, तो क्या प्रेडिक्शन हुई थी कल, क्या क्या प्रेडिक्ट किया गया था? मुबारकबाद तो मैंने खैर पहले इमाम को दे दी, बट आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। क्या लगता है कौन सी टीम आज बाजी ले जाएगी इंसी भाई? मेरी ख्वाहिश है कि कराची आज मैच जीते। ठीक है जी। लाला आपकी टीम? मैं भी कराची के साथ। कराची। हाँ, मैं हमदर्दियाँ मेरी। मिसबा की भरपूर फरमाइश पे इमाम पहले आप बताएं कौन सी टीम आपकी? जी मैं कोयटा को जितवाना चाहूंगा आज। कोयटा को कराची पिक करनी थी, अब कराची थप्पा लग गया पूरा। चले जी। इरम योर टीम? कराची, मैंने तो लिखा भी हुआ है। जरा मुशी भाई से भी जान लेते हैं। कोटा ग्लेडिएटर के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे कुछ भी हो जाए मिसबा अब इमाम को हल्का नहीं लेने वाले। वैसे अब वो उल्टा वाला वो जो है ना रिवर्स साइकोलॉजी नहीं चलेगी। पॉइंट्स टेबल आपके सामने आ गया, एंड वी हैव गॉट अ टाई नाउ। वेरी नाइस। मिसबा इज मेकिंग अप फॉर क्या हो गया लाला? लाला हैरान, मैं किस तरह जीरो पे बैठा हूँ। पॉइंट लाला का वो जो एक पॉइंट वीटो पावर वाला यार वो पॉइंट वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लें वो पॉइंट है या नहीं है। वाकई मगर इमाम मुबारक हो आपको कि पूरे पैनल ने जो है वो कराची किंग्स चूज किया था और आपने जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स चूज किया था। तो यस, इमाम को जो है वो आज जीत मिली। मगर अब फिर से वक्त आ गया है, लाला से हमने जीतने वाली टीम का पूछना है। हाँ, लाला को अब क्लियर कर दे। लाला जीत पे देखा, अब मैं इमाम समझ रहा था कि बोल सिर्फ आप लोग इमाम समझदार आदमी देखा। नहीं इसका मतलब ये कि अब हम प्रेडिक्शन की प्रेडिक्शन शुरुआत लेते सबसे पहले इमाम आपसे ही करते हैं, बिकॉज देखते हैं कि ये ऑपोजिट वाला गेम अब चलेगा और मिसबा का कि नहीं। मैं लाहौर के साथ जाऊंगा। चाहता फिर भी वही हूँ कि कराची जीत सके, लेकिन मुझे लाहौर कराची मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो अभी तक अपने अंदर ही घूम रही है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बैक टू बैक गेम भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाहौर को एक तो 3 दिन के गैप के बाद से खेल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर को विकेट्स का बेहतर हो सकता है आइडिया, क्योंकि वो मैचेस देख रहे होंगे। और लाहौर की टीम मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है बॉलिंग की वजह से, और कराची की बैटिंग इतनी कोई मुझे खास इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो आई विल गो विद लाहौर। राइट, इरम से बात करते हैं। जी इरम, व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर गेस? कराची का कलर पहनी भी है। मैं लाहौर कलंदर के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं लाहौर की के साथ मुझे लगता है कि लेडी लक जो है ना वो थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, कराची का जो है कराची के साथ क्यों नहीं चल रही? कराची का ये है कि मुझे थोड़ा सा उनका इंटेंट जो है वो बैटिंग में बहुत कम लग रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा बेहतर करेंगे, मैं चाहती हूँ कि कराची भी जीते, मेरा भी दिल कराची के साथ भी है, लेकिन आज मैं लाहौर कलंदर के साथ जाऊंगी। आज भी हम पिछली दफा भी लाहौर कलंदर के और इधर भी दोनों तरफ से खेले कि दिमाग से खेले। इरम से दिमाग का पूछा नहीं आपने, खाली दिल का पूछ लिया है। ठीक है, नहीं आज मैं दिलो दिमाग से लाहौर कलंदर के साथ। ठीक है। ये टाइम भी आ रहा था कि दिमाग से भी लाहौर कलंदर के साथ हो गया। जी मिसबा, आपकी प्रेडिक्शन? मेरे ख्याल में लाहौर बेहतर टीम लग रही है, बाकी तो अब कुछ पता नहीं। लाहौर कराची जब आपस में खेलते हैं तो इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाता है। इट डजंट मैटर कि कौन कैसा खेल रहा है, वो बिल्कुल ही बराबर का मैच हो जाता है उन दोनों का। ये मैटर ही नहीं करता कि कौन किस फॉर्म में चल रहा है। ट्रू, बट आई थिंक कि ओवरऑल बॉलिंग की वजह से और जो कंडीशंस है कराची में, मुझे लगता है कि लाहौर को एज है। ऑलराइट, इंजी भाई से भी पूछते हैं जी, आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? नहीं, मैं स्टिल कराची के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी मैं कराची को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ कि जी जीते, और ताकि
मजा आएगा कि जी टूर्नामेंट में कराची को जीतना चाहिए कि हाँ पीएसएल के लिए बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट टेबल पे कोई जीरो पे ना बैठी रहे। लाला चांसेस लाहौर के ज्यादा हैं जी, लाहौर के साथ हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कराची जीते। मिसबा कह रहे सारे देखना चाहते हैं कराची को, बट वो खुद ही नहीं चाह रहे। वो खुद ही नहीं चाह रहे। मैं चाह रहा हूँ कि लाहौर जीतेगा, लेकिन ख्वाहिश मेरी कि कराची नहीं, लाला एक बताएंगे, इमाम ने बहुत अच्छी बात की थी शुरू में कि कराची जीते, टूर्नामेंट के अंदर रहे, बिल्कुल मजा आए, कोई कंपटीशन अच्छा हो, तो अल्लाह करे कराची जीते, लेकिन हूँ लाहौर के साथ। तो यानी पूरे पैनल ने आज लाहौर कलंदर्स चूज किया, सिर्फ इंजी भाई ने जो है वो कराची किंग्स को वोट किया है। लेट्स सी कि किसकी प्रेडिक्शन जो है वो सही होती है। मैं जब इरम दिल दिमाग से मैच था, मैं वसीम भाई के बहुत साथ बैठा था, बहुत परेशान थे वसीम भाई, तो मैं हमारे कप्तान रहे हैं, बड़े हमारे जी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जी वो जीते कि जी और अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो कुछ बात हुई आपकी इंजी भाई, वसीम भाई क्या रहे हैं, क्या परेशानी क्या है? ये है कि अब मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आशा हो गई। अब तो वसीम भाई का वही है, अब वो टेंशन नहीं लेंगे, अब बस वो कहेंगे कि हारे हुए तो है ये, जीत गए तो चलो मुझे लग रहा खुदा न खास्ता हार के खुशी मिल जाएगी, नजर नहीं आएंगे। वसीम भाई की टेंशन चेहरे पे नजर आ रही थी। अल्फाज में क्या कह रहे थे इंजी भाई, वो क्या बोल क्या रहे थे वसीम? आज मुझे लग रहा है ना, एक और धचका जो मुझे कराची को लग रहा है वो ये भी हो सकता है कि जिस तरह आमिर पिछले मैच में बार उसको नी का इशू हो रहा था, मुझे नहीं लगता कि आज आमिर भी आज का मैच खेलेंगे। काफ़ी उनको प्रॉब्लम था, 3-4 दफ़ा फिजियो अंदर आया, और अगर आमिर भी ना हुआ तो कराची तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है बॉलिंग में, तो उनका मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस गैप को कैसे फिल करेंगे। बिल्कुल इंजी भाई, क्या वसीम भाई की क्या वो थी, मसले क्या थे वो, मतलब उन्होंने कुछ स्टेट किया, आपको कुछ कहा कि लड़के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या मुझे ये 11 नहीं बनाने दे रहे, या मतलब कोई बात ऐसी? नहीं यानी ये नहीं है कि जी मुझे 11 नहीं बनाने दे रहे, लेकिन जाहिरी बात है कि हर एक इंसान है ना अपनी तरफ से बेहतरीन प्लानिंग करता है, लेकिन वो जिस टाइम है ना अंदर जाके प्लेयर उस तरह का नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते, तो परेशानी तो होती है कि जी आप एक चीज के हेड है और आप इतने बड़े प्लेयर हैं, और जरा बेबसी भी होती है कि जी मुझे ऐसा लगता है कि वसीम भाई का दिल कर रहा था कि 2 ओवर मैं भी जाके कर लूं। कोई ऐसी बात नहीं है। शायद यही चीज जो है वो कराची किंग्स को बचा पाएगी कि थोड़ी देर बाद हमें वसीम भाई एक्शन में नजर आ जाए। अभी हमें पढ़ना है एक ब्रेक की, और जब ब्रेक से वापस आएंगे उस वक्त तक टॉस भी हो चुका होगा, टीमें भी हमारे सामने होंगी। देखेंगे जी कराची किंग्स क्या अपने यंग गन्स कासिम अकरम, तैयब ताहिर इनको आज चांस देता है या नहीं, या फिर एवर रिलायबल प्लेयर के साथ जाएगा जो इतने रिलायबल साबित नहीं हो रहा है। बढ़ना एक ब्रेक की जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद एंड दी हाई वोल्टेज मैच टुनाइट वो शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में 7 बजे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीता और टॉस जीत के एज यूजुअल पहले बॉलिंग का फैसला किया। दो कि मुझे ये लगता है कि कोई भी टीम जो कि अपना पोटेंशियल दिखा रही है उस पर टॉस का कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहुत ड्यू, मगर जिस तरह कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी परफॉर्म किया उसी ड्यू में परफॉर्म करके दिखाया। क्या आज कराची किंग्स अपनी लक तब्दील कर सकेगी? क्या उस कैंपेन को टर्न अराउंड कर सकेगी? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। बट लाहौर वर्सेस कराची हमेशा एक हाई वोल्टेज मैच होता है। देखना यही है कि किस तरह मुकाबला होगा। चेंजेस की अदील अगर हम बात कर लें जी बिल्कुल, हम कराची किंग्स की अगर हमारे पास टीम लाइनअप आ गई है, जेम्स विंस, हैदर अली, इसका मतलब ये कि शर्जील खान को आज ड्रॉप कर दिया जैसे कि अभी बताया भी था। इमाद ने, शोएब मलिक नंबर 3 पर आएंगे, इरफान खान न्याजी, मैथ्यू वेड, इमाद वसीम, बेन कटिंग आए हैं एंड्रयू टाई की, यानी वो कहते हैं ना कॉट बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस कराची किंग्स। आकिफ जावेद आज कराची किंग्स के लिए अपना डेब्यू कर रहे होंगे। मोहम्मद आमिर मौजूद हैं टीम में, सो ही इज फिट। इमरान ताहिर भी एक्शन में होंगे और आमिर यामीन। तो ये टीम है कराची किंग्स की। लाला पहले कराची की टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। शर्जील को ना देखते हुए हैरत हुई आपको यहाँ पे? हैरत हुई है। दूसरा ये कि कराची का रिकॉर्ड जिस तरह में थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे कि काफ़ी बेहतर है लाहौर के खिलाफ, लेकिन शर्जील देखें इन जैसे प्लेयर जो हैं ये आपको ठीक है कंसिस्टेंट नहीं होंगे परफॉर्मेंसेस के अंदर, लेकिन ये आपके लिए मैचेस वन साइडेड कर देते हैं। और डोमेस्टिक अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस शर्जील की रही हैं, काफ़ी इंप्रूव किया उसने अपनी फिटनेस के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की है। तो
चेंजेस पहले मैच में चेंज, दूसरी तीसरे, आई मीन के एक टीम के साथ नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है उन टीम के अंदर, तो वो इतने पैनिक में उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि हम करना क्या है हमने। तो मेरे ख्याल मैं नहीं समझता कि शर्जील ड्रॉप ऐसा प्लेयर है कि वो अपनी वन साइडेड मैच कर देता है और नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, बाकी उनकी अपनी लक। लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स इज अनचेंज्ड, यानी फखर जमान, मिर्जा ताहिर बेग, शाह होप, कामरान गुलाम, सिकंदर रजा, हुसैन तलत, डेविड वीजे, लाइम डॉसन, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड जमान खान। मगर सारी बातें एक तरफ, जब कराची किंग्स की मिस फील्डिंग होती है मुझे फौरन इरम का ख्याल आता है, बिकॉज इरम ने बहुत ज़्यादा इस पे बात की। कराची किंग्स कुछ भी कर ले, कोई भी टीम में हो, कोई ना हो टीम में, बट द काइंड ऑफ फील्डिंग दे आर पुटिंग अप, जो सामने फील्डिंग दिख रही है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इरम, फिर से मैं आपकी तरफ जाऊंगी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस और जो हम चाह रहे हैं कि कराची किंग्स टर्न अराउंड कर सके, मुश्किल लगता है आज भी विद दीज टू चेंजेस। देखें सवेरा, जो एक क्रिकेट में एक जो मेन चीज़ है ना, अगर फील्डिंग की बात करें तो इसमें एक यही बात आती है, कैचेस विन मैचेस। मेरे ख्याल में जो कल का भी मैच था जिसमें गुप्टिल का जो है जो कैच मिस हुआ है, तो अगर वो पकड़ लिया होता तो शायद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता। उसी बात तो पे भी कराची जीत भी सकता था मैच कल का। मुझे लगता है कि वो ये जो कैचेस वाला जो सिलसिला है ना, चले ग्राउंड फील्डिंग में आपको थोड़ी स्प्रिंट चाहिए, ठीक है, इनके पास हैं थोड़े, इमरान ताहिर भाग लेते हैं, हैदर अली सब अच्छे भागने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको मुझे लगता है कैचेस इन मैचेस वो आपको थोड़ा सा काम करना है कराची को, कि अगर ये अपनी फील्डिंग पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो इनके लिए कह लें कि अगला ये टूर्नामेंट, ये सीजन बेहतर हो सकता है, अदरवाइज इस तरह ये स्ट्रगल करते रहेंगे। बिल्कुल। मिसबा, बात करें अगर हम कराची के स्क्वाड के हवाले से, ऑफ कोर्स शर्जील की तो हमने बात की, मैं आपका भी पर्सपेक्टिव इस पर लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र कर रहा था कि हमारा जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ था, नेशनल T20, उसके जो थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे तैयब ताहिर, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, उनको अभी तक कराची किंग्स मौका नहीं दे रहा, इनके पास कासिम अकरम जैसा बडिंग टैलेंट है, वो भी जगह नहीं बना पा रहे हैं। क्या कहेंगे कराची की टीम सिलेक्शन के हवाले से? ऑफ कोर्स आकिफ जावेद इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेल चुके हैं, आई एम श्योर आप भी जानते होंगे उनको एज अ प्लेयर, सो क्या कहेंगे सिलेक्शन पे मिसबा? देखिए, मसला ये है कि अब जब आप स्क्वाड में प्लेयर विदाउट 11 ज़हन में रखे हुए पिक करते हैं कि आपकी वो 11 में कहाँ फिट इन होंगे, तो फिर आपको ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैथ्यू वेड, अभी तक हम डिटर्मिन नहीं कर पाए कराची वाले कि मैथ्यू वेड को कहाँ खिलाना है, एज अ फिनिशर खिलाना है, मिडल में खिलाना है, या आज वो ओपन करेंगे शर्जील की जगह। और शर्जील को आपने सोचा था कि वो एक मेन प्लेयर होगा आपका पावर प्ले में, और सडनली प्रेशर जब आप पे बिल्ड हुआ है तो शर्जील जो है वो टीम से बाहर हो गया। लाला की बात बिल्कुल ठीक है, पहला सीज़न इस्लामाबाद से शर्जील ने पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया था आखिर में, लेकिन उसको खिलाते रहे और नॉकआउट स्टेज का जब मैच आया ज़ल्मी के अगेंस्ट, उसने ऐसा 100 किया कि वो सेमीफाइनल था, वो उसने एक साइड पे कर दिया। तो आपने जब टीम पिक करनी है बेसिकली, तो उस टाइम आपने 11 ज़हन में रखने हैं, और फिर 11 के बाद बैकअप हर प्लेयर का सोच के रखना है कि अगर ये नहीं होगा तो इसकी जगह बैकअप में कौन होगा। अब तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर में खेलता है, कासिम अकरम मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेड है वनडे क्रिकेट के लिए। T20 क्रिकेट में उसकी बैटिंग और बॉलिंग की वजह से वो उस तरीके से वो लंबा 50 ओवर या लंबा जो गेम है 4 दिन की, उसमें वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। तो वो बस खाना पूरियाँ कई दफ़ा हो जाती हैं और आप वो प्लेयर कहीं यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते। उसकी जगह आप नीचे देखते को प्लेयर या विकेट कीपर एक ऐसा कोई रखते आप अपनी टीम में कि आप लोकल विकेट कीपर की तरफ कहीं जा सकते। अब उसकी वजह से कराची फंसी है और ज़्यादा बॉलिंग की वजह से फंसी है। आकिफ की भी जो सिलेक्शन है, आकिफ अच्छी पेस से बॉल करता है, नया गेंद अच्छा स्विंग करता है, लेकिन वो भी बाद में स्ट्रगल करता है। जो कराची को प्रॉब्लम हो रही है ना कि डेथ की बॉलिंग, उसको अभी तक वो उस तरह की डेवलप नहीं कर सका कि यॉर्कर्स एंड में क्या करेगा, वो उससे एंड के ओवर्स नहीं होते। तो मसला ये है कि आमिर अमीन भी नया बॉल करेगा, आकिफ भी नया बॉल करेगा, इमाद भी नया बॉल करेगा, मिडल में ठीक है स्पिनर कर लेंगे, एंड पे आमिर अगर करते हैं तो उनके साथ कौन करेगा? तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कराची के लिए कि अभी तक थोड़े से
उनकी जो पोजीशंस हैं वो उस तरीके से सही जगह फिल इन नहीं है अपने राइट प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल थॉट प्रोसेस का बहुत फुकदान दिख रहा है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि कौन सा प्लेयर कहाँ, सब एक ही तरह के, एक मोनोटोनस, जिस तरह आपने कहा सिलेक्शन की बात हो रही है वो उस तरह दिख रहा है। इमाम, जहां हम प्लेइंग 11 देखते हैं उससे तो देखने से ये बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि ओपन करते हुए नहीं दिखेंगे। विंस और हैदर अली जो है वो एज ओपनिंग पेयर आज हमें खेलता हुआ दिखेगा। मगर वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोड़, और जी तफसीलात आपको पता चल गई होंगी। कराची वर्सेस लाहौर, द मैच विल बी ऑन। अगले सिर्फ 13 मिनट में इस मैच का आगाज होने वाला है। हम टीमों के बारे में तफसील से बात करते हैं। वैसे यहाँ पे आपको ये भी अपडेट चलें कि पाकिस्तान की खवातीन की टीम जो है वो भी इस वक्त वर्ल्ड कप में एक्शन में है। राइट नाउ वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनका एक मस्ट विन गेम चल रहा है। वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रहा है, टॉस जीत के 11.3 ओवर्स में 70 रन बना लिए हैं। एक खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का आउट हुआ है। सो दिस कुड बी चैलेंजिंग। इरम, आपसे पूछते हैं ना, इरम कैसा लग रहा है? 70 रन बना लिए हैं वेस्ट इंडीज ने, एक आउट हुआ है, 12वें ओवर का खेल चल रहा है। रन रेट तो कंट्रोल में है लेकिन विकेटें हैं वेस्ट इंडीज के पास। जी हाँ, जिस तरह ये 70, मुझे लगता है थोड़ा सा ना अब जो है वो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इनकी, क्योंकि विकेट जो है वो कोई गिरी नहीं हुई। तो हमेशा ऐसा ही होता है हमारे साथ कि बाद में जो है जब विकेट्स इन हैंड होता है तो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है, वो चाहे हम किसी भी टीम के साथ खेलें। तो मुझे लगता है कि बॉलर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, कोई भी वैरायटी या कुछ भी करना होगा कि इनके आउट करने होंगे। और इनको मुझे लगता है कि 120 या मेरे ख्याल में 115 तक इनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अदरवाइज फिर मुझे लगता है जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग है वो फिर हमारी वुमेन्स को जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसके बाद। बहुत मुश्किल है कि इस पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। 70 हो चुके हैं, 12वां ओवर अभी भी 8 ओवर हाथ में है, विकेट सिर्फ एक गिरी हुई है। 120 तक कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे वेस्ट इंडीज? और इरम, आप तो हमारे पास हैं यहाँ पे, अगर आप फील्ड में होती तो। बट यस, बहुत ज़रूरी है निदा डार का परफॉर्म करना, दो के इकोनॉमिकल रही निदा, मगर विकटे हासिल करना सीनियर्स को बहुत ज़रूरी है स्टूड अप करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले इमाम, आपसे मैं पूछ रही थी कि जो कॉम्बिनेशन है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन, वो बड़ा डिफरेंट इस वक्त लग रहा है, क्योंकि हमें मैथ्यू वेड ओपन करते हुए नहीं दिखेंगे, विंस के साथ हैदर अली दिख रहे हैं जो शीट है इनकी उस पर। जी देखें, कम्बिनेशन देखें, जो मिसबा भाई वाली बात है वो मैं उस पर सेकंड करूंगा कि जब भी आप कोई टीम बनाते हैं ना तो आपका प्लेइंग 11 उस पर ना टूर्नामेंट से पहले आपका थोड़ा सा होता है कि जी ये हमारा प्लेइंग 11 है। तो देखें, बिल्कुल अगर आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो शर्जील की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी नहीं, कोई 8 के 9 मैचों में, लेकिन उसने एक मैच में 100 कर दिया था। तो आपको देखें, जब आप सपोर्ट करते हैं उसको, लास्ट ईयर भी आपने सपोर्ट किया और बैक किया, तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी टू अर्ली कि आपने उसको 3 मैचेस के बाद ही आपने उसको ड्रॉप कर दिया। मुझे ऐसा लगता है एक से दो मैचेस और आपको शर्जील को देने चाहिए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कह रही हैं कि मैथ्यू वेड के साथ हैदर अली ओपन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है मैथ्यू वेड के साथ विंस ही ओपन करेंगे एंड देन हैदर अली एंड देन शुएब भाई आएंगे। और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ इसी वजह से मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनकी आपस में ही जो है, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या, और थोड़ा सा पैनिक बटन दब गया है, जिस वजह से इनका जो है मैथ्यू वेड का समझ नहीं आ रहा कहाँ खिलाना है। इनके पास बॉलर शॉट है, तो थोड़ा सा इनका कम्बिनेशन में आपस में ही थोड़ा सा इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे मैच जीतना है। और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट इनको पड़ा है कि इनको बाबर को ये ज़रूर याद कर रहे होंगे। देखें, जब आपके पास एक प्लेयर ऐसा होता है ना कि जिसकी पर्सनैलिटी बहुत कंपोज्ड होती है, तो वो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, आपको एक बैट्समैन चाहिए होता है कि जब आपकी बैटिंग स्पेशली थोड़ी सी इतनी ऊपर से, आप देखें तीनों मैचों में रन्स नहीं हुए, कोई ऊपर का प्लेयर अभी तक 10-12 ओवर तक इनके खेला नहीं। तीनों मैचों में शुएब भाई ने और नीचे से जाके एक मैच में इमाद ने थोड़ा सा लंबा खेला है। तो इनको बाबर की भी याद आ रही होगी कि बाबर जब आपका एक स्टेबिलिटी दे देता है, उसके अराउंड खेलते रहते हैं। अभी देखें, पेशावर ने उसको लिया, बहुत ही स्मार्ट मूव था। पेशावर में जाके भी वो ऐसी खेलेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं स्ट्राइक रेट से। इमाम, बस जाने से पहले हम जरा इनजी का भी कमेंट ले लेते हैं। हमने कराची की टीम के हवाले से तो काफ़ी बात की, उनकी टीम सिलेक्शन के हवाले से, लेकिन लाहौर को अगर हम देखें, मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा, ये भी एक ऐसी फ्रेंचाइज थी जो पहले 5 PSL एडिशनल में लगती थी, केओस में, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट नाउ दे हैव सेटल्ड डाउन रियली वेल। नौजवान कप्तान शाहीन शाह अफरीदी,
इंजी भाई, कितना आप उनकी कैप्टनसी को का किरदार है जो लाहौर कलंदर्स को इस तरह सेटल डाउन करने में और एक बड़ी ज़बरदस्त टीम में कन्वर्ट करने में? देखिए, अगर शाहीन की कैप्टनसी की बात की जाए तो जिस तरह उसने पिछले साल कैप्टनसी की थी, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं, उसने सारों को हैरान कर दिया था कि जी कोई लड़का पहली दफ़ा कैप्टनसी करके और इतना अच्छी कैप्टनसी करे, और जो वो प्रेशर वाली सिचुएशन थी ना, उसमें भी वो कहीं पैनिक नज़र नहीं आया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी उसकी। और मैं पिछले मैच भी जिस टाइम मुल्तान से था, जिस टाइम ये अपना स्कोर डिफेंड कर रहे थे कि 10 ओवरों में ना 90 रन हो गए थे, तो और उनकी है ना एक विकेट गिरी थी, नहीं कोई विकेट भी नहीं गिरी थी। जिस टाइम कैमरा शाहीन के ऊपर गया ना, सो उसके चेहरे पे स्माइल थी, परेशानी नहीं थी, स्माइल थी, हंसता हुआ था। तो जो कैप्टन का जो याला जेस्चर होता है ना, तो ये पूरी टीम में ट्रैवल करता है कि जी कप्तान की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो लाहौर कलंदर की जो जीत है, जो पिछले ये 1-2 साल से जीत रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें शाहीन की परफॉर्मेंस तो वो पहले भी दे रहा था, लेकिन उसकी कैप्टनसी अप्रोच का ना बहुत जबरदस्त अमल है, अमल दखल है उसका इस चीज का। और कि पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। कराची ने जिस तरह भी चेंजिंग की है ना, तो थोड़ा सा पैनिक बटन दबाया है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी और कप्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इंजी भाई बहुत शुक्रिया, मिसबा, इमाम, इरम का बहुत बहुत शुक्रिया, लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का, बट देखते हैं कि आज ये PSL का एल क्लासिको जिसको कहा जाता है, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, किस तरह का मैच होता है। बट कल फिर से होगी इस पे डिस्कशन, और जो कल मैच खेला जाएगा उस पर भी बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अदील और सवीरा को इजाजत दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।